आसिफ साहब, जिस तरह से आदिल साहब ये बात कर रहे हैं, ऐसे में नून लीग जो है वो तो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को मुआवजा करार दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम कर रही है कि 15 महीने क्यों नहीं ये हुआ, क्या इसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है और हुकूमत के पास परफॉर्मेंस के लिए कोई नैरेटिव नहीं है, तो क्या ये सिर्फ जो है सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं मेरीन। एक जिसा अभी आदिल वराई साहब वो बात कर रहे थे जनरल बाजवा साहब के मुतल्लिक के पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दीगर कुछ अनासर मुख्तलिफ लिंक जोड़ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठे, कुछ पाकिस्तान से बाहर, वो लिंक जोड़कर एक नया इंतशार जो है मैं समझता हूँ फैलाने की कोशिश हो रही है। पहली बात तो ये है कि फ़ौज में ये पहले DGISI या कोई जनरल नहीं है कि जिनका एहतसाब शुरू हुआ। माजी में भी बड़े बड़े जर्नलों के जो है बहुत बड़े बड़े शख्सियात जो फ़ौज से रिटायर हुए या हाज़िर सरबस थे, उनका भी एहतसाब हुआ। हम सियासतदानों के एहतसाब की बात करते थे। हाँ, ये देखने को मिला है इस टेन्योर में गुज़श्ता 1-2 सालों में कि यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग थे उनका एहतसाब ज़्यादा दुगना तिगना चुगना स्टार्ट हो गया है, उनमें माफ़ी नहीं है। और यहाँ से ये मैसेज कन्वे होता है कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है ये रियासत के साथ खड़ी है और ये जो भी उसके अगेंस्ट जाएगा, चाहे वो उनके अंदर का बंदा हो या बाहर का, उनको बिल्कुल बैलेंस और कानून और आइन के मुताबिक उनसे ट्रीट किया जाएगा। मेरी बेशुमार जो है वो एक्सपर्ट से, माहिरीन से, कौमी सलामती का जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हुई, कुछ ज़िम्मेदारान से भी बात हुई। उन्होंने भी ये वाजे किया कि कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फैज खान का जो गठजोड़ था, पहला तोड़ा जनरल बाजवा साहब ने, और वो तोड़ा कैसे उसके भी मैं आपको बता देता हूं। मेरी इत्तला यह है कि उस वक्त जब बाजवा साहब जब इजलास करते थे, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती थी, मुलाकातें होती थी, तो अंदर से बहुत ज्यादा जो है वो उन पर दबाव बढ़ा कि यहां पर तो एक अलग सल्तनत चल रही है। यहां पर तो जिस तरीके से काम चलाते हैं हुकूमती मुदाखलत और बाकी मामला, वो तो आपकी डायरेक्शन से हट के एक नई डायरेक्शन पर काम हो रहा है। इस तरह के जब मामला चले तो फिर जनरल बाजवा ने DGI को तब्दील कर दिया और फिर तब्दील करने के बाद जो प्रेशर आया वो भी आदिल वराई साहब ने आपके सामने बताया कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से इमरान खान उनसे नाराज हुए, क्या क्या एक नई कहानी भी शुरू हुई। और अभी भी वो सेकंड पार्ट शुरू हुआ, जो अगला गठजोड़ था वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ा। अब उसमें क्या था, इतलात तो ये सामने आ रही हैं कि 6 इंक्वायरियां अब तक शुरू हो चुकी हैं जनरल फैज के खिलाफ, इतलात हैं। उसमें जो है कुछ, एक तो वो बता रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला, फिर उससे हट के भी कुछ चीजें हैं। वो ये चीजें सामने आ रही हैं कि भरपूर तरीके से जो गठजोड़ था ये एक सियासी जमात के मामलात को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से चला रहा था। अब तक की इतलात के मुताबिक लगभग कोई 2100 से जायद मैसेजेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कई लिंक सामने आए हैं कि किस तरह सियासी अदम इस्तेकाम के लिए परवान चढ़ाते, नेशनली और इंटरनेशनली टूल इस्तेमाल करते और किस तरीके से ये मामला चलते। और सीधी सी बात है, जब इसका फ्रांसिक होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, तो फिर ये एक चीजें नहीं रहेंगी, फिर बेशुमार अफराद इसमें आएंगे। ये वो लिंक करता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो वो डरे हुए थे, उन पे एक जो है नफसियाती दबाव था, खौफजदा थे कि हालात तो अब कहीं और मुड़ जाएंगे। वही मैं आपको बता रहा हूं कि 15 अक्टूबर तक हालात बेशुमार, अभी वो जो बता रहे हैं वाकफान हाल, वो तो बताते हैं जो मुख्तलिफ इजलासों में भी होते हैं, वो कहते हैं काफी कुछ तब्दील हो चुका होगा, हालात किसी और तरफ जा चुके होंगे 15 अक्टूबर तक। देखते हैं 15 अक्टूबर तक 2 माह के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। लगभग गिरफ्तारियां मजीद होने जा रही हैं और लगभग कुछ 16 अफराद की मजीद फहरिस्त तैयार है जिनको गिरफ्तार करना है। अब दूसरा आ जाइए, एक तो ये लिंक था, दूसरा कि जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अगर जनरल फैज हमीद साहब बोल पड़े तो फिर आपको अंदाजा होगा कि फैज़याब होने वालों में कौन कौन थे, कौन जरदारी, कौन नवाज शरीफ, कौन शहबाज शरीफ, कौन बिलावल भुट्टो जरदारी, कौन कौन सी सियासी शख्सियात फैज़याब कहां से किस तरह होते रहे। ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, हालात क्या क्या होते रहे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि किसने कहां पर मुल्क की सलामती को दाव पे लगा के अपने मकासद को तरजीह दी। ये आप शुरू करें, दूर ना जाएं, आप 85 के प्रोजेक्ट से लेकर आज तक शुरू कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो आज नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान को कौन लेकर आया। सवाल यह है कि आपको कौन लेकर आया, आपकी सियासी जमात को किस तरीके से जो है वो आपका पौधा लगा। आपकी सियासी जमात भी इसी तरीके से आई थी जिस तरीके से ये आए। हाँ, किसी का तरीका कोई दाया था, किसी का भोंडा तरीका था, किसी का क्या तरीका था, आए सब एक ही चीज पर चल के सब ने इक्तदार की ख्वाहिश का इजहार किया। ये बात ना करें कि आप इक्तदार के ख्वाहिशमंद नहीं थे, इक्तदार के ख्वाहिशमंद हर तरह से मामला चले, वो अलग बात है कि आपको एक मैसेज
मैसेज कन्वे हुआ کہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ آپس میں طوفان برپا ہوا, وہ ایک لک کہانیاں بتایا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ بھی ایک لک کہانی ہے. یہ آج کل کیوں بات نہیں کرتے؟ آج کی پریس کانفرنس انتہائی اہم تھی, ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ پریس کانفرنس ہے, یہ کوئی بیان جاری نہیں ہوگا. بتاتے, سوالات لیتے, صحافیوں کو مدعو کرتے, سوالات لیتے. جب سے آپ آئے ہیں آپ صحافیوں سے ملنے سے گریز کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ بھی تھی, ہم پرفارمنس تو پنجاب حکومت کی اچھی ہے, ہم نے کون سا اس میں کرے نکالنے تھے؟ جو اچھی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے, نظر آتی ہے. لیکن کچھ سوالات تھے جو نواز شریف صاحب سے صحافی کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ اچھا ہوتا بلاتے, ہم سوالات کرتے, کئی سوالوں کے جوابات ہوتے, کلیئر ہوتے کہ ہم بھی کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ماضی میں کیا ہوا تھا. ان کے سوال, ان کی پریس کانفرنس سے جڑے کئی سوالات تھے جو ہم نہیں لے سکے. جو میں ایز اے رپورٹر میں بڑا مایوس ہوا کہ وہ سوالات جو ہم ایک پارٹی کے لیڈر سے کرنا چاہتے تھے, جن کی وفاق اور پنجاب میں حکومت ہے, وہ ہم کب کر سکیں گے؟ وہ سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتے. ہاں سوالات ضرور لاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے دور میں معاشی حالات بہتر تھے, وہ بتائیں کہ آپ نے مصنوعی جو ہے وہ جو ایکسچینج تھے وہ کس طریقے سے لے کے چلیں, آپ نے مصنوعی اعداد و شمار کا کیوں گورکھ دھندا چلایا, جب آپ پیچھے ہٹے تو کس طریقے سے جو ہے وہ نکلی اور پاکستان کے معاشی حالات خراب ہونا شروع ہوئے. یہ ہم تو نہیں بتاتے, یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں.